So good evening all of you. Let us start the class today. और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डेफिनेशन देखा होगा अनन्या शायद आपने डेफिनेशन की हमने सर्जरी करी थी. जरा रिकॉल कर ले हमने क्या क्या किया था. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. कौन सी वाली आर्ट है बताओ जरा. हाँ एक जो एक सब मत बोलिए यार औरों को भी तो बोलने दे. इट इज एन आर्ट ऑफ क्या क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. खत्म तुम्हारा पार्ट. उसके बाद इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. ठीक है क्या इन टर्म्स ऑफ मनी. इनसिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया. और ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट भी लगाएंगे. कम से कम कुछ तो आए, कुछ तो खुशबू आए. खा लोगे बिरयानी जिसमें खुशबू नहीं आ रही होगी है ना. वो तो पेट भरने के लिए हो जाएगा. क्या एटलीस्ट नहीं एक बार हो गया अभी बाद में. एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयरऑफ. फिर हमने उसके एट्रीब्यूट्स फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बातचीत करी थी. करा था ना. ठीक है. हाँ अब मैं चलूंगा आपके सामने. एक अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस क्या होता है उसको बताऊंगा. उस पर अक्सर क्वेश्चन आता है. मतलब जब आपके यहाँ कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उस पर क्वेश्चन जरूर से आएगा. अकाउंटिंग का प्रोसेस. ठीक है जी. आपकी बुक में भी होगा. यहाँ भी देख के चलेंगे. और फिर हमने बार बार बोला आपसे कि देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो आउटकम होता है उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. अकाउंटिंग की प्रोसेस घुमाने के बाद इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस. इसको पूरा करने के बाद जो भी मेरे पास आता है उसे हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले लोग कौन होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. there should be some quality whatever accounting information you are providing to the people in your organization, people outside your organization. उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो अभी वाला क्या है वो है अकाउंटिंग का प्रोसेस. ठीक. फिर दोबारा से मैं जब अकाउंटिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को खत्म कर लेंगे देन आई विल कम बैक टू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. तब आप समझ पाएंगे बहुत आराम से. एंड बिलीव मी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो सब चीजें आपके ऊपर वाले टॉप फ्लोर में फिक्स हो चुकी होंगी बजाय कि आप उसे रटें. थ्योरी क्यों नहीं पसंद है लोगों को. क्योंकि रटना पड़ता है. बट हियर अगेन थ्योरी इज ऑल्सो ऑन लॉजिकल बेसिस. मॉस्किटो तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार खड़े हैं. कुचल डालो इनको. सबसे लास्ट में कौन आया. सबसे लास्ट में कौन आया. द्वार बंद करके आना है. कोई बात नहीं. ठीक है दैट्स फाइन. चलिए ठीक है जी. चलो करते हैं. तो अकाउंटिंग का प्रोसेस में यहां लिख रहा हूं. ध्यान से देखना जरा और इसे प्लीज नोट कर लें जरा. अकाउंटिंग का प्रोसेस कई बार बोलता है क्या ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विद द सुटेबल डायग्राम. तो डायग्राम क्या बनेगा वो इस तरह का डायग्राम बनेगा. वो हम लेके चलेंगे. अकाउंटिंग का प्रोसेस. गेट योरसेल्फ रेडी विद द नोटबुक वगैरह उसके साथ. और आई होप क्लास ग्रुप में आपने प्रेजेंट लिख ही दिया होगा. ठीक. चलिए तैयार हैं भाई. लिखें. लिखना शुरू करें इसको. कैन वी स्टार्ट इट नाउ. अच्छा ये बताइए जैसे कि हमने पिछली बार डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन में लिखा था ना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं. क्या करते हैं सबसे पहले. हाँ बिना ढूंढे रिकॉर्ड करते. कहीं भी जाओ मार्केट में रिकॉर्डिंग. हाँ यार रिकॉर्डिंग कैसे शुरू हो जाएगी. पहले आप क्या करते हो आइडेंटिफाई करते हो. आइडेंटिफाई के बाद क्या करते हो मेजरमेंट करते हो. उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू करोगे ना. ये थोड़ी सीधा कैमरा उठाया रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं करते वैसा. ठीक है. तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे. ठीक है. फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस को हम क्या करते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई. तो चलिए हमारा प्रोसेस जो बनता है वो यहां से शुरू होगा. क्या आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन of financial events and transactions. ऐसा करके सबसे पहला काम ये हो जाएगा. जब इन्हें हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मेजरमेंट भी करते हैं उनका कि भाई ये 2 रुपए की 5 रुपए की 100 रुपए की 1 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की. वी विल यूज सच मेजरमेंट टूल्स. रुपीज डॉलर यूरो जो भी होगा वो कर लेंगे. ठीक है. इसके बाद हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग होती है उसकी. क्या होती है उसके बाद अगला स्टेप रिकॉर्डिंग. बोला ना मैंने बोला इंक्लूड कर दिया इसके अंदर. इंक्लूड कर दिया इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस
और आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, मेजर भी कर लेते हैं, क्योंकि बिना मेजरमेंट करे आप रिकॉर्ड थोड़ी कर पाओगे। तुमने बोला गुड्स सोल्ड टू शर्मा रुपीज, गुड्स सोल्ड टू शर्मा बोल दिया बस, है तो फाइनेंशियल, लेकिन अगर गुड्स सोल्ड टू शर्मा है या गुड्स डोनेटेड टू शर्मा, तब थोड़ी लिख पाऊंगा मैं उसको। लेकिन डोनेशन को भी लिखते हैं अगर उसकी वैल्यू है तो। मान लो किसी से गुड्स मिली फ्री में और सामने वाले को फ्री में दे दी, तो थोड़ी लिखना है उसको। लेकिन तुमने सामान खरीदा और अब तुम उसे फ्री में दे रहे हो, तो भाई तुम्हारी तो कॉस्ट लग गई ना, तब उसे रिकॉर्ड, तो रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन साथ साथ हमारा मेजरमेंट भी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो जरा जान लीजिए। रिकॉर्डिंग करना जो होता है, ये जरा इंपॉर्टेंट टर्म है। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, तुम सोचोगे ना अकाउंटिंग में क्या था कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हुआ इसको इकट्ठा करा, उसको एक किसी बुक में लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट डिसिप्लिन और मोस्ट एक्यूरेट, एप्ट, मतलब जो मैं एडवर्ब लगाता चलो वो कम होते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी कैसे भी रिकॉर्ड कर लो। अब आप जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा इतना कुछ होता है इसके अंदर। आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जब 10th क्लास में ग्रामर पढ़ी होगी, तुम्हें पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्लॉज एंड सब्सिडियरी क्लॉज, है ना। सब्सिडियरी मतलब सपोर्टिंग, यहाँ भी ऐसी होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में एक बुक होती है जिसे प्रिंसिपल बुक कहते हैं, बाकी को कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। एक बुक जिसे हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं वो होती है कैश बुक, बाकी सारी बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। तो जो रिकॉर्डिंग होती है सबसे पहले किसके अंदर होती है, वो कैश बुक, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड, सबसे पहले कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। अब जरा एक चीज समझ लें बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कुछ बेसिक पॉइंट्स जिन्हें मुझे समझाना है आपको, कि बेटा अगर मैं कहता हूं गुड्स परचेज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, और अगर मैं कहता हूं एसेट्स परचेज्ड, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, बोलो भाई। तो वो पड़ोसी के लिए यूज होती है, आप ही के लिए तो यूज होती है। तो हाँ, तो बाकी क्या, हाँ, एसेट्स लायबिलिटी कैसे होती है, नहीं नहीं, तुमने किसी से मशीनरी खरीद ली, तुमने अपनी डिलीवरी वैन खरीद ली, अब वो लायबिलिटी कैसे हुई, करेंगे डिस्कस उसके बारे में, बताओ। हाँ, गुड्स आर ऑलवेज यूज ऑफ पर्सनल यूज, तो वो तो ड्राइंग्स हो जाता है। अच्छा तो मैं, अच्छा मान ले मैं ये पेन को बेचता हूँ, मैंने ये पेन खरीदा 20 रुपए का एक पेन, 25 में बेच रहा हूँ, अब ये मेरे लिए गुड्स है या एसेट्स है। हाँ हाँ, ये आवाज सुन रहे हो, धूम मचा ले धूम स्टाइल में, सुन रहे, अभी सुनी होगी ना तुमने। यहाँ अक्सर जाती हैं वो टी शॉप की तरफ भाग रहे होते हैं लोग, ऐसा लगता है जैसे सारी चाय खत्म हो जाती है, इस स्टाइल से भाग रहे होते हैं लोग। मेरे घर के मतलब अगर जो लोग फिजिकली नहीं आए, जैसे मैं बोलूं तन्मय यू आर अगेन लेट टुडे, बेटा देख लेट ना हो, मैं क्लास से निकाल दूंगा फिर। सॉरी सर, वो एक बार ऐसे नहीं करो, पूछ लो, बात ना करो। ओके, निमिषा या कनिष्का, कैरवी, बशर, बशर तो आया, बाकी लोग अगर आएंगे तो मेरी क्लास ना रोड पे है, रोड पे मतलब वो टी शॉप वाली, डीपीएस सॉरी आर्मी पब्लिक स्कूल वाली सड़क है। यहाँ रात को 3-3 बजे ना भाई साहब बाइकर धूम मचा ली, धूम शहर में चल, पता नहीं क्या छूट रहा है रात में उनका, जूम ऐसे आवाज निकलती है, रॉकेट निकला, ठीक है। चलो उसी से एग्जांपल लेते, क्या नाम सर आपका। प्रणय के पापा ने ऐसे दे दी डुकाटी, डुकाटी की कीमत होती है 60 लाख 70 लाख, ज्यादा नहीं ऐसी होती है, 60-70 लाख की, ठीक है। बिलीव मी, जब हिंदुस्तान में डुकाटी लॉन्च हुई थी ना, डुकाटी ओबराय होटल में हुई थी, तो उसको लॉन्च करने वाली टीम में मैं भी था। मैंने कुछ साल के लिए टीचिंग छोड़ी थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करा था। तो आई वाज वर्किंग विद एवियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने टॉपर्स एजुकेशनल चैनल, एयरबस जब हिंदुस्तान में आई थी ना पहली बार, वो भी हमारी टीम के पास था। बीए सिस्टम्स होता है जिसे बुफोर्स तो बोलते हैं वो, और पोर्शे, पोर्शे जब इंडिया में लॉन्च हुई थी वो, नेटजेट, वो बहुत बड़े बड़े काम किए थे उस समय पर। कॉर्पोरेट फ्लेयर मैंने लिया था, बट आई वाज मिसफिट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसलिए वापस टीचिंग में आ गया। मुझसे उनकी पार्टियां सहन नहीं होती थी, ठीक है। तो आई वाज मिसफिट, मिसफिट रिकॉर्डिंग में क्यों बोल रहा हूं मैं, हाउ। तो अब प्रणय के पापा ने उसको दी डुकाटी 60 लाख रुपए की। पापा ने क्या करा, 30 लाख रुपीज अपनी जेब से लगाए, 30 लाख रुपीज का लोन ले लिया, ठीक है जी। प्रणय 18 साल के हैं, लाइसेंस वाइसेंस बन गया। गाड़ी किसके नाम पे होगी भाई, वो कोई मुझे पता है। पापा के नाम पे, पापा के नाम, हाँ सर प्रणय के नाम से होगी ना। हाँ प्रणय, ना ना ना, पापा ने लोन ने बेटा अपने नाम पे, प्रणय कमाता थोड़ी है, इसको तो बैंक लोन ने दे एक पैसे का।
कहने को तो हम कहते हैं ना बड़े शौक, जैसे कई बार बच्चे आते हैं बड़ी बढ़िया गाड़ी में आते हैं, मैंने किसकी, कहता है मेरी। मैं तेरी कैसे हो गई, तेरा नाम नहीं लिखा, तेरे नाम पे आरसी नहीं, तो कैसे बोल रहे मेरी होगी। कह रहा पापा की है, पापा भी तो मेरे ही है, तो गाड़ी भी तो मेरी होगी। मैंने कहा ये बोलना मेरे पापा की गाड़ी है, जिस दिन तू खरीद के आएगा अपनी गाड़ी में तब समझूंगा मैं तेरी गाड़ी है वो। ठीक है, अंडरस्टैंड, हमें अकाउंटिंग पढ़नी बेटा, पर्सनल रिलेशन इमोशंस नहीं देखने। गाड़ी पापा के नाम पे है तो पापा की कहलाएगी, और पापा की भी नहीं कहलाएगी जब तक बैंक का लोन नहीं उतरता। एक्चुअल में गाड़ी तो बैंक की है। लेकिन प्रणय भाई साहब एक्सप्रेस वे पे धूम मचाले धूम स्टाइल में चल रहे 160 की रफ्तार से, ठीक है, और पुलिस वाला कहता कहता हट जा ठुल्ले और ना उड़ा दूंगा मैं, और समहाउ रुकवा दिया। उसके बोलते किसकी गाड़ी है, मेरी है। मेरी कैसे होगी बताओ, लाइसेंस निकाल, ये रहा लाइसेंस, गाड़ी के कागज निकाल, ये गाड़ी के, ये किसकी, किसका नाम लिखा है, क्या नाम पापा का। हाँ हाँ, मिस्टर नितेश भी बोलते हैं बेटा थोड़ा सा, मिस्टर नितेश। कौन है, पापा है मेरे, और कौन है इसमें, क्या प्रूफ दिखाऊं इसकी भी मैं। और लड़का ऐंठ के बोल रहा होता है। अंडरस्टैंड, एनीथिंग ओवर विच वी हैव अ लीगल राइट, वो हमारी होती है। बैंक ने हमारी गाड़ी हायर परचेज करके दे दी है, लेकिन हम गाड़ी रोज बैंक के कंपाउंड में जाके थोड़ी खड़ी करा रहे, तुम मालिक हो भैया तुम्हारी गाड़ी हमारा रखते हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं कभी भी हम, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, और ऐसे में ना मारवाड़ी भाइयों का दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत बहुत तेज। लोगों ने सुना होगा शायद स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि एक मारवाड़ी भाई साहब ना आते हैं और उनके पास एक महंगी फरारी कुछ ऐसी गाड़ी होती है, पार्किंग के लिए उन्हें स्पेस मिल नहीं रहा होता। तो वो बैंकर के पास जाते हैं, कहते भाई मुझे ना 2 लाख का लोन दे दो। कहते 2 लाख का लोन देते, कहते हाँ। कह रहे क्या रखोगे बदले में, कह रहे ये पड़ी ना 2.5 करोड़ की फरारी पड़ी मेरी, जो भी थी हायर वर्जन। कह रहे इसका क्या करें, कहते हाँ रख लीजिए अपने पास, आऊंगा 1 हफ्ते में चुका जाऊंगा। ठीक है, 2 लाख का लोन ले जाता है, गाड़ी मॉर्गेज कर, गाड़ी बढ़िया से पार्किंग में रहती है। और क्या कहते हैं वो गार्ड के, गाड़ी के मतलब बैंक का गार्ड सुबह शाम उसकी धुलाई उलाई भी करता है। इतनी महंगी गाड़ी है, कुछ खरोच ना लग जाए, पता मालिक हमें लूट डालेगा। और भाई साहब 2 लाख का लोन चुकाता है, गाड़ी फ्री में पार्किंग में रख के वापस ले आता है। सिक्योरिटी अलग, सेफ्टी अलग, सफाई अलग होते हैं। तुम में से है कोई मारवाड़ी? नहीं, मेरे दूसरे बैच में भाई क्या दिमाग पाया लोगों ने, वंडरफुल। तो चलो बेटा समझो, एसेट्स होती है विच, अच्छा सुनो, पापा की डुकाटी जो है ये धूम मचाली में प्रणय उड़ाता है उसको, क्या ये 2 महीने बाद बेच देगा? पापा दूसरा मॉडल लाओ, अब इतना अमीर थोड़ी है, दूसरा मॉडल मंगवा ले, मंगवाएगा भाई? कहता हाँ क्यों नहीं, पहली वाली लोन पे लिए, चलो ठीक है। तो नहीं होता ना ऐसा। मैंने बिजनेस में एक मशीन खरीद ली, मैं मशीन से प्रोडक्शन करूंगा, सेल्स करूंगा, आइटम बढ़ाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, ये थोड़ी कि बेच दूंगा उसे। अगर हमने कोई एसेट खरीदी रीसेल के लिए, तो वो एसेट्स नहीं कहलाती, वो गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? गुड्स भी हमारी एसेट्स होती हैं, लेकिन वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स नहीं होती हैं। तो अगर मैंने प्लांट मशीनरी खरीद लिया, व्हीकल खरीद लिया, उसको हमने अपने बिजनेस में यूज करना है लंबे समय तक, वी हैव नो इंटेंशन टू सेल इट, तो उसे कहते हैं बेटा क्या, हम एसेट्स कहते हैं। एवरीबडी क्लियर? कैरवी या बशर या कनिष्का, इज इट क्लियर? निमिषा क्या कहेंगे बच्चे उसको? उसको कहेंगे हम एसेट्स। एनीथिंग ओवर विच वी हैव अ लीगल राइट हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस में यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सेल का कोई हमारा पर्पज नहीं है, जब बिकेगी कंडम हो जाएगी तब बेचेंगे, तो वो कहलाती है हमारे लिए क्या, एसेट। लेकिन अगर मैंने, अच्छा सोचो जरा, डुकाटी के शोरूम वाले के लिए क्या है भाई, डुकाटी गुड्स। गुड। उसके पास तो 6 7 8 तरह के मॉडल, करोड़ों रुपए के मॉडल डिस्प्ले में खड़े हैं उसके लिए। उसके लिए क्या वो, उसके लिए क्या है वो, गुड्स है। बोलो। नहीं, नहीं बोल सकते, वो तो आपकी इन्वेंट्री है ना। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है ना, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कौन कह रहा है डिस्प्ले वाली गाड़ी नहीं बिकती? अरे यार भैया, डिस्प्ले फोन तो वो नकली, वो डमी होते हैं, उनकी बात थोड़ी। असली वाले भी जो होते हैं रिफर्बिशिंग करते हैं उनकी, फिर वो बिक जाते हैं। वो आपकी इन्वेंट्री, आपके स्टॉक के अंदर काउंट होता है। डिस्प्ले की गाड़ियां जो होती हैं, कुछ समय बाद अगर उनका मान लो, जैसे मान लो आपके 2022 चल रहा था और दिसंबर तक गाड़ी नहीं बिकी, तो उसकी तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है ना, तो कंपनी क्या करती है, उसको दिसंबर में हैवी डिस्काउंट के साथ निकालने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में गाड़ियों में 2 टाइम पे बहुत जबरदस्त ऑफर आते हैं, एक तो दिसंबर के महीने में और एक मार्च के महीने में। दिसंबर क्योंकि गाड़ी 1 साल पुरानी होने वाली है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना होता है, इसलिए। अब तुम सोचो नवरात्रि में तुम्हें छूट मिलेगी, बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। घंटी मारेंगे पंडित तुम्हारे सिर पे देके, भागो यहाँ से। गाड़ी खरीदनी खरीद, उल्टा प्रीमियम पे गाड़ियां खरीद के लाते हैं कई लोग तो, क्योंकि उन्हें शुभ मुहूर्त में गाड़ियां निकलवानी होती है। एनीवे, सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स परचेज एंड एसेट्स परचेज। अब यही डिफरेंस जो होता है, अगर चाहे मैं गुड्स खरीद लूं
या एसेट्स खरीद लूं, कैश देके खरीदूंगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगी वो? कैश बुक के अंदर। एनीथिंग यू परचेज इन कैश, एनीथिंग यू सोल्ड इन कैश, कहाँ रिकॉर्ड होगी वो? कैश बुक में। लेकिन एक बात समझना बेटा, ये हम लिख रहे हैं क्या? गुड्स एज वेल एज एसेट्स। इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। एसेट्स, ये जो हमारी कैश बुक है, कोई भी परचेज या सेल, कुछ भी, चाहे मैं परचेज करूं या सेल कर लूं, इसे हम कैश बुक के अंदर लिखते हैं। और कोई भी एक्सपेंस रिसीव वगैरह, हर कुछ भी पैसा आएगा जाएगा वो यहां जाएगा। एक अब आती है हमारे पास कौन सी बुक्स, उनको कहते हैं सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स कहते हैं उसको। ये 7 होती हैं, 7 सिस्टर्स होती हैं। इनको सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं एक नंबर क्या, परचेजेस बुक। परचेजेस बुक सबसे पहली कौन सी बुक होती है? परचेज बुक। इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? क्या कोई कैश परचेज रिकॉर्ड होगी इसके अंदर? होगी ना, है ना? बढ़िया, वो तो ऊपर चली गई बड़े भाई के पास। क्या बोला था? ना ना ना, पहले रुको, क्या बोला था? कुछ भी कैश परचेज होगा। परचेज अगर हम लिख रहे हैं परचेज गुड्स, इसका मतलब रूटीन वाले आइटम की बात कर रहे हैं। परचेज एसेट्स तो मतलब चाहे एसेट्स परचेज हो चाहे गुड्स परचेज हो, कैश में होगी तो वो कहाँ जाएगी? कैश बुक में। तो यहाँ किसकी जरूरत, यहाँ कौन सा वाला आएगा? यहाँ आएगा क्या? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि सर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स कहां जाएंगी अब? है ना, उसके लिए भी तो कोई जगह बनी होगी। क्या वो कैश में जाएगी? नहीं जाएगी। आओ मैं बताता हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और सबसे लास्ट में बचती नंबर 7। इसको कहते हैं हम लोग जनरल प्रॉपर। एक गाना था ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, ये खुदा की बुक है। ये समझ लीजिए, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं तो गाने को विजुअलाइज कर रहा हूँ। मतलब जिसका कोई नहीं है उसका ये है। जो कहीं एंट्री नहीं होगी वो एंट्री यहां होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्रेडिट परचेज ऑफ क्या कर लूं, एसेट्स कर लूं, तो कहां चली जाएगी? जनरल प्रॉपर में। ठीक है जी। परचेज बुक में क्या होगा? ओनली एंड ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज ऑफ गुड्स कहां चली जाएगी? कैश बुक। अब हम परचेजेस करते हैं तो क्या होगा? परचेजेस रिटर्न बुक भी तो बनेगी। भाई हमने सामान खरीदा, नहीं पसंद आया तो क्या कर लेंगे? होता है ना कि भाई शाम तक ले आना, 2 दिन तक ले आना। अब हम मॉल में जाते हैं, कितने सारे कपड़े खरीदते हैं, वो बोलते हैं ना कि यू कैन एक्सचेंज इट। एक्सचेंज तो कर ही देते हैं वो लोग। ठीक है, कुछ दुकानदार वापस भी कर लेते हैं। तो परचेज रिटर्न। अच्छा बताओ, कौन से दुकानदार अच्छा है जो कि सिर्फ एक्सचेंज करता है, रिटर्न भी ले लेता है? हमारे लिए तो वही अच्छा है। तो जब हम हमारे लिए कोई अच्छा है तो हम भी तो किसी के अच्छे बनेंगे, तो रिटर्न भी चले जाते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है। अच्छा ये मुझे बताइए बेटा, आई विल आस्क निमिषा, निमिषा, when you purchase something, it will come to you or it will go out from you? come to me. come to you, तो हम उसको बोलते हैं इनवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? इनवर्ड। जब हम परचेज करते हैं तो वो इनवर्ड हो जाती है, और जब हम सेल करते हैं तो आउटवर्ड हो जाती है। लेकिन अगर हम रिटर्न कर रहे हैं चीजों को, परचेज करी हुई चीजों को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो इनवर्ड होगी बेटा या आउटवर्ड होगी? कैरवी बताए मुझे। कैरवी, Outward. इफ आई एम परचेजिंग समथिंग एंड रिटर्निंग इट, तो वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी? Sir, outward. आउटवर्ड होगी। ठीक है, क्या होगी? हम अपने लिए नहीं लिखते बेटा, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हमेशा। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बोला था, वी हैव टू कंसीडर व्हाट अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, तो सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इसका दूसरा नाम भी होता है क्या? रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। मतलब वो सामान जो हमारे पास से चला गया, हमारे पास से सामान कब जाएगा? जब हम परचेज करके वापस करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर जब हम बेचते हैं तो भी तो बेचते हैं तो सेल्स बोलते हैं ना उसको। खरीद के वापस करो तो क्या नाम देंगे उसको? रिटर्न आउटवर्ड। बेचेंगे तो सेल्स ही बोलेंगे उसको। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अच्छा सोचो, अगर आपने सामान वापस दे दिया और बदले में कैश मिल गया, तो क्या रिटर्न आउटवर्ड बुक में आएगा वो? कैश। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? बोलो कनिष्का, ठीक है ये बात? मैंने Yes, sir. सामान खरीदा और सामान वापस कर दिया, बंदा कहता लो सर अपने पैसे ले जाओ, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं कैश बुक में लिखूंगा ना फिर। लेकिन अगर पैसा वापसी ना मिला तो यहाँ चलता है काम। ठीक है, और हम बाद में पढ़ेंगे चल के इसी बारे में। इसी तरह से सेल्स बुक,
अब बताओ जी क्या होना चाहिए सेल्स बुक के अंदर? हाँ, क्रेडिट सेल्स ऑफ व्हाट? ओनली गुड्स, नो एसेट्स। क्या लिखेंगे यहां पर? ओनली, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब है जो हम अपने बिजनेस में ले रखते हैं खरीदने बेचने के लिए, गारमेंट के बिजनेस में। अब मैं एग्जांपल लूं, जैसे गारमेंट का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट, आपने देखा ना कितने सारे शोरूम्स गारमेंट्स के होते हैं। गारमेंट के बिजनेस में जो गारमेंट है वो होता है गुड्स। जो रैक्स हैं, जो कंप्यूटर में रखे हैं, जो बिलिंग मशीन रखी हुई है, जो काउंटर है, वो सब क्या आपके एसेट्स हैं। ये थोड़ी होता है। क्या नाम है आपका? मिस्सी ने क्या करा, एक चली गई किसी पेंटालून के शोरूम में और कुछ कपड़े वपड़े खरीदे, बोले तेरा काउंटर पसंद आ गया भाई, बेच दे से। काउंटर ही खरीद लिया, ठीक है, खरीद लिया, बास्केट खरीद ली। वो कहेगा नहीं मैडम, ये काउंटर थोड़ी बेचने के लिए है। भाई तेरा कंप्यूटर तो बड़ा क्यूट है, बेच रहा है इससे? ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होगा। पता चला कि आप किसी कैब वाले की कैब में चले गए, बड़ी सुंदर सजा रखी थी कैब उसने, उन्होंने कहा भाई बेच दे कैब हमें तो ये। ऐसा थोड़ी होगा यार, ठीक है। इज दैट ओके? सेल्स बुक के अंदर क्या आएगा? ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आएगा। तन्मय कुछ पता चल रहा है? समझ पा रहे हो कुछ या ऊपर से निकल रहा है? सर आ रहा है। अनिकेत, अनिकेत, यस सर आ रहा है अच्छा जी। समझ में। अब भाई अगर सेल्स हुई है तो रिटर्न भी होगी, सेल्स हुई है तो क्या होगी? रिटर्न भी होगी, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल है, क्या नाम है सर आपका? अस्मित ने सब्जी, सब्जी की दुकान है अस्मित सब्जी में, ठीक है। और आपने देखा होगा सब्जी खरीदने कौन जाते जाते? मम्मी जाते हैं, पापा जाते हैं? मम्मी जाती हैं। और मम्मी मोल भाव बहुत करती हैं सब्जी वाले से, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, मम्मी को क्या चाहिए थे? भरते के लिए बैंगन खरीदने थे। अस्मित की दुकान पे आ गए, बोले मैडम बैंगन कैसे दिया है? कैसे हैं बैंगन तेरे भाई? अरे मैडम बहुत ताजे हैं, बढ़िया हैं, कीड़े तो नहीं निकलेंगे भैया इसमें? अरे मैडम गारंटी है, अगर कीड़े निकले तो मैं बनी बनाई सब्जी आपको वापस कर जाऊंगी। कहता मैडम 2-4 चपातियां भी दे देना, मेरा तो डिनर हो जाएगा। अस्मित ऐसे काम करता है। अरे तुम फालतू का मजाक था, मतलब लेट्स कम टू द पॉइंट। आपने क्या किया कि सामान खरीदा और बेचा, खरीदने का हिसाब हमने कर लिया। यू आर सेलिंग गुड्स, किसी को नहीं पसंद आई भाई, वापस करने आ गया। आपने पैसा दे दिया तो कहां जाएगा? कैश बुक। लेकिन अगर उधारी वाली चीज थी तो क्या होगा? क्या बोलेंगे उसको? सेल्स रिटर्न बुक बोलेंगे उसको, सेल्स रिटर्न बुक। चलिए अब मेरा दोबारा से क्वेश्चन है कैरवी से, कैरवी सेल्स रिटर्न जब होगी तो वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड। अच्छा एक बात बता बेटा, सेल्स आउटवर्ड होती है इनवर्ड होती है? सेल्स, आउटवर्ड। तो सेल्स रिटर्न भी आउटवर्ड होगी। तुम बंदे को सामान भी दोगे, पैसा भी दोगे? बट पैसे तो उसको देंगे ना ना। ना ना, तो पहली बात समझ कि पैसे वाली बात आएगी तो कैश बुक में चला जाएगा ना बेटा। यस सर। तो ये तो बिना कैश वाली बात हुई, समझो। परचेज का मतलब है कि गुड्स आपके पास आ रही हैं, सेल्स का मतलब है गुड्स आपके पास से जा रही हैं। क्लियर है? यहां तक तो क्लैरिटी है। यस सर। अब जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो मेरे पास से चीजें चली जाएंगी, आउटवर्ड होगा, यस आया सर। ना? और सुनो, कभी भी परचेज के साथ और सेल्स के साथ हम आउटवर्ड नहीं लगाते हैं। परचेज है तो प्योर परचेज है, सेल्स है तो प्योर सेल्स है। अब अगर परचेज रिटर्न है तो मेरे पास जो सामान आया था पहले अब वो वापस चला जाएगा, तो मैं उसे रिटर्न आउटवर्ड बोलता हूं। देखो लिखा हमने, क्या लिखा? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है बच्चे, कैरवी? यस सर। अब मैं बोलता हूं कि मैंने सामान बेचा था और वो मेरे पास वापस आ गया, तो वो तो इनवर्ड कहलाएगा ना। यस सर। तो मैं उसको क्या लिखूंगा यहां पर? रिटर्न इनवर्ड बुक, ऐसे बोलूंगा, रिटर्न इनवर्ड बुक बोलूंगा। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी Yes, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगी जो प्रिंसिपल और सब्सिडियरी दोनों होती है, फिर उसके साथ 7 सब्सिडियरी बुक्स होगी जिनमें से 4 हम पढ़ चुके, 5वीं और 6वीं के बारे में मैं अब डिस्कशन कर रहा हूं। ये जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे ना तब भी इसका आपने देखो ना स्कूल में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई होंगी। चलिए आओ जरा देखते हैं कि योर नेम इज अनन्या इज हियर एंड उधर हमारे पास क्या नाम है आपका? हाँ, गौरी, गौरी इज हियर। अनन्या और गौरी, ठीक है जी। अनन्या आप सेलर हैं, गौरी क्या है? परचेजर है। जरा ध्यान से सुनना। अनन्या आपकी दुकान पर कोई सामान लेने के लिए आता है और आप उसे जानती नहीं हो, कहता है मैडम 20,000 का सामान दे दो, पैसा कल ले लेना, तो बेच दोगी?
विल यू बी एबल टू सेल? नहीं। अच्छा, आप कभी घर का छोटा मोटा सामान खरीदती हो? ब्रेड वगैरह, मक्खन वगैरह, दूध वगैरह खरीदती हो ना? कहाँ से? अड़ोस पड़ोस की कोई दुकान होगी शायद, ठीक है, वो आपको पहचानता होगा ना कि आप उनकी बेटी हो, उस नंबर में रहते, पहचानता होगा। सपोज आप किसी दुकान में ब्रेड, अंडा, मक्खन वगैरह खरीदने के लिए चली गई ब्रेकफास्ट का, या बन कर लेने के लिए खरीदी, आप पिज्जा बेस लेने चली गई कि आपको मन था कि संडे के दिन मम्मी पिज्जा बनाए, मम्मी ने बोला जाओ खरीद लो, आपके 100 रुपए कम पड़ गए, दुकानदार ये बोलेगा पहले 100 रुपए लेके तब सामान दूंगा? कहते ले जाए बेटा, घर की बात है। ऐसी तो होता है ना। लेकिन अनजाना बंदा, मैं तुम्हारे पड़ोस वाली दुकान में जाके बोलूंगा भैया 100 रुपए कम पड़ गए, कल ले लेना, कहेगा हाँ कौन कौन, नहीं देगा ना मुझे। तो पहली बात क्या होती है कि उधारी जो होती है वो जान पहचान वालों के बीच में होती है ना, नहीं होती? एवरीबडी इज ओके, ऑनलाइन में भी एवरीबडी इज ओके, वी आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, किसको? जान पहचान वाले को ना। अनन्या सोल्ड गुड्स टू, थोड़ी जान पहचान थी, ठीक है, 20,000 का सामान बेच दिया। अब अनन्या और गौरी जो थी, अनन्या सामान बेचा गौरी को, गौरी उसके पास आती है, कहती देख भैया मेरे पास पैसे नहीं है। कहता मैं, डू आई नो यू? कहता हाँ हाँ, मास्टर की क्लास में साथ साथ पढ़ते थे, मुछड़ की क्लास में पढ़ते थे साथ साथ। अच्छा अच्छा, तुम हो? कहते लेकिन यार धंधे के साथ दोस्ती नहीं होती। मतलब व्हाट इज द श्योरिटी दैट यू विल पे मी द अमाउंट ऑफ मनी? क्या श्योरिटी बता? कहते यार अब तू मुझे पहचानती तो इतना भरोसा नहीं। कह रहा भरोसा कैसे कर लूं, 20,000 छोटा अमाउंट थोड़ी होता है, कैसे भरोसा कर लूं? तो गौरी कहती है ऐसी बात है। कहती नहीं नहीं, कोलेटरल का तो मतलब क्या करेगी वो कहती है कि क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं? नहीं, अनन्या कहती नहीं, स्टैम्प पेपर पे तो नहीं लिख के देना, बस तू एक कागज पे लिख दे कि मैं सामान लेके गई हूँ, मैं तुझसे अपने आप वसूल कर लूंगी, डोंट वरी, गंगारा मेरे पास है, आई रिकवर फ्रॉम यू, ठीक है। तो गौरी नारायण कहती कहती मैं क्या लिखना, तू ही लिख ले जो लिखना है, मैं साइन कर दूंगी उस पर, ठीक है जी, यहां तक बात होगी। अब समझदार अनन्या क्या करती है, वो एक कागज बनवाती है, उसमें लिखती है क्या, आई प्रॉमिस टू पे, या आई प्रॉमिस टू पे की जगह कहते हैं आई विल पे ₹20,000 to Ananya on 30th June 2022 for the goods purchased। ऐसे करके उसने लिख दिया, ये कागज लिख दिया। ये किसने लिखा अभी पता है? ये गौरी ने नहीं लिखा, ये अनन्या लिख रही है, ठीक है। और यहाँ ये कागज किसको पकड़ा दिया अब? गौरी को। गौरी को बोलो पढ़ ले भाई, ठीक लग रहा है? किसने कहा बिल्कुल ठीक कर रहा है, फिर लिख दे। तो यहाँ लिख दिया, इसने लिख दिया एग्रीड, गौरी लिख दिया एग्रीड, एंड एग्रीड और करके गौरी करके साइन करके डेट डाल दी, ठीक है जी। अब ये कागज किसका लिखा हुआ हो गया बताइए? हाँ तो गौरी का तो सिग्नेचर है ये, लिखा किसने है? लिखा अनन्या ने है, लेकिन इसे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, साइन कौन कर रहा है? गौरी। तो माना जाएगा ये क्या है, गौरी का लिखा, ये उसने कंप्यूटर पे टाइप करके दे दिया, बोले साइन कर ले भाई, हो गया जी। ऑनलाइन में क्लियर है चीज ये वाली? निमिषा पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है जी, अब समझना। और जब तक ये कागज अनन्या के पास है, अनन्या को इसके अगेंस्ट कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। और गौरी इसके अगेंस्ट कुछ पैसा पे, चलो मान लो 30 जून की जगह वो लिख देती है कितना, 30 जुलाई लिख देती है, 1 महीने का टाइम ले लेती है, 1.5 महीने का टाइम ले लेती है, ठीक है। तो 1 महीने तक, अच्छा अब बताइए कागज किसके पोजीशन में रहेगा, गौरी के पोजीशन में, अनन्या के पोजीशन में? अनन्या के पोजीशन में रहेगा। एवरीबॉडी इज ओके, ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके, किसके पोजीशन में रहेगा ये? अनन्या। अनन्या के पोजीशन में रहेगा। अब अनन्या के लिए एक एसेट है या लायबिलिटी है ये? ऐसा कागज जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में पैसा रिकवर होना, वो एसेट्स कहलाती है, ठीक है। और ऐसा कागज जिसके लिए फ्यूचर में पेमेंट देने, वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी। तो समझ लीजिए अनन्या के लिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल। बिल्स, इसका नाम होता है बिल्स, अकाउंटिंग की टर्म है बिल्स रिसीवेबल। और गौरी के लिए क्या है बताओ ये? हाँ, बिल्स पेबल, बिल्कुल सही पकड़े आप। क्या है गौरी के लिए ये? बिल्स पेबल है, ये बिल्स पेबल है गौरी के लिए, ठीक है। एक के लिए बिल्स पेबल बनेगा, दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। एवरीबॉडी इज ओके इन ऑनलाइन नाउ? एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ठीक है जी। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेबल। तो
अगर मैं किसी को सामान उधार बेचता हूं, इफ आई एम सेलिंग गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, तो मेरे लिए क्या बन जाता है? वो डेटर। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, इधर चलते हैं थोड़ा सा। एक और टर्म मैं यूज कर रहा हूं, फिर मैं इन सबको मिटा दूंगा। इफ वी सेल गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट, तो वो समवन हमारे लिए क्या बनता है? DEBTR, डेटर बनता है, जिसमें बी साइलेंट होता है। डेटर बोलते हैं, डेटर। डेबिटर नहीं बोलते, डेटर बोलते हैं। ठीक है जी। इस तरह से इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम समवन, अब वो फॉर्म कंपनी कुछ, तो वो समवन हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर, ये डेटर। डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स, इनसे हमें रिकवरी करनी होती है। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होते हैं? लायबिलिटीज, इनको हमने पेमेंट देनी होती है। ध्यान रहेगा बेटा। डेटर से क्या बनता है? BR, और क्रेडिटर से क्या बनता है? BP। समझ रहे? डेटर से क्या बनते हैं? बिल्स रिसीवेबल, है ना भाई। हमने अनन्या ने गौरी को सामान बेचा, तो गौरी क्या थी? डेटर, और गौरी के लिए अनन्या क्या थी? क्रेडिटर। अगर मैं अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो वो डेटर है, गौरी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा तो वो क्रेडिटर है। ठीक है, डेटर से कन्वर्ट होते हैं क्या? BR, और क्रेडिटर से क्या बनता है? बिल्स पेबल। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपकी बनती है दो बुक्स, क्या? बिल्स रिसीवेबल बुक, और दूसरी क्या बनती है? बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल की मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दिखाऊंगा जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। तो अब मैं ये सब हटा रहा हूं यहां से। आपके सामने क्या रहता है? देखिए, ये हटा दूं इसको यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। आपके सामने 7 बुक्स आ गई जो रिकॉर्डिंग होती है, जिसके अंदर, इज इट क्लियर? 7 बुक्स से रिकॉर्डिंग होती है, और इनमें से जो कहीं नहीं जाएगी वो कहां जाएगी? जनरल। जैसे एग्जांपल दूं, रेंट पेड इन कैश, बोलो भाई कहां जाना चाहिए? रेंट पेड इन कैश, वेयर शुड इट गो? कैश बुक में। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? कनिष्का, इज इट क्लियर? अगर हम रेंट कैश में पे करते हैं तो कैश बुक में जाएगा बच्चे, हाँ ना? नाइस। रेंट इज ड्यू बट नॉट येट पेड, कहां भेजूंगा उसे मैं? बताओ कैसे? कैसे? बिल्स रिसीवेबल तो सामान खरीदने, गुड्स वाला। कैसे? कैसे? बिल्स पेबल क्रेडिटर से बनते हैं ना। अरे किराया नहीं भरा, क्रेडिटर कैसे हो गया सामने वाला? क्रेडिटर और डेटर तो गुड्स के लिए यूज होगा ना। क्या बोला? डेटर क्रेडिटर किसके रेफरेंस में यूज करते हैं? गुड्स के रेफरेंस में यूज करते हैं हम। मकान मालिक को किराया नहीं भरा, मकान मालिक डेटर कैसे हो गया? क्रेडिटर कैसे हो गया? ही इज अ लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं उसको, लायबिलिटी बोलते हैं उसको। तो वो कहां रिकॉर्ड होगी? जहां कहीं नहीं होती वो कहां जाती है? बशर, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? जो कहीं नहीं रिकॉर्ड होगी, कहां रिकॉर्ड होगी? वो जनरल प्रॉपर में जर्नल पे। रिकॉर्ड होगी। यस। जनरल नहीं, जनरल प्रॉपर बोलते हैं उसको, जनरल प्रॉपर में जाती है वो। ठीक है, एक तरीके से हुआ ना, एक तरीके से हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम बोलोगे कैसे वियर्ड एग्जांपल देता है? मैं अपने स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ, मैं इसको रिकॉर्डिंग से बाहर भगा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं है ये। हाँ। समझे सब लोग? भाई नहीं होता ऐसा, भाई जैसा बहन जैसा नहीं बोल सकते हम लोग। या तो बहन बोलेंगे या भाई बोलेंगे। तुम अपनी बहन को बोलो तुम मेरी बहन जैसी है, चटाक। भाई, भाई को तुम मेरा भाई, भाई चटाक दूसरे गाल पे। नहीं भाई नहीं, बहन है तो बहन है, भाई है तो भाई है, हर तरह से। तो हम बोले कि क्रेडिटर जैसा ना, क्रेडिटर के बारे में अकाउंटिंग बोल रही है, समान उधारी ली तो क्रेडिटर है। यहां तक कि अगर आप मशीनरी क्रेडिट पे खरीदते हो उसे क्रेडिटर नहीं बोलते। ठीक है, वो लायबिलिटी मानी जाती है आपकी, उसको क्रेडिटर नहीं। क्रेडिटर शब्द कहां यूज होता है? डेटर शब्द कहां यूज होता है? विद रेफरेंस टू गुड्स, बाकी जगह नहीं यूज कर सकते हम उसको। बोलिए। अब जब कैश इन गुड्स है तो क्रेडिटर कहां से आ गया? अच्छा, कैश क्रेडिट में कैसे जाएगी बता जरा मुझे। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट कैसे हो सकती है? नहीं, हाँ कैश को हम लोन के रूप में किसी को दे दें तो उसके लिए टर्म यूज होता है कैश क्रेडिट। ठीक है, मतलब लोन गिवन इन कैश। होते हैं ना छोटे मोटे जो ऐप वाले होते हैं जो आपको कैश में पैसे देते हैं फिर फंसा देते हैं, ये उस तरह की कहानी है। ठीक है, कैश क्रेडिट प्योर लायबिलिटी, टेकन लोन फ्रॉम बैंक प्योर लायबिलिटी, पैसे तो आएगा आपके पास। करेक्ट। तो डेटर क्रेडिटर हम यूज करते हैं विद रेफरेंस टू गुड्स,
विद रेफरेंस टू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग, है ना। जैसे मान लिया कि भाई हमारा सिनेमा हॉल है या मान लिया हमारा मल्टीप्लेक्स में हमारी पार्टनरशिप है, तो हम किसी कॉर्पोरेट वाले को दे देते हैं, सिनेमा हॉल बुक कराते हैं, उसके बाद 15-20 दिन में हमारे पास पेमेंट आती है उनके सिस्टम से वेरीफाई होके। तब तक तो क्रेडिट ही चलेगा, वो हमारे लिए क्रेडिटर है, क्योंकि उन्होंने हमारे सिनेमा हॉल में 500 लोगों को मूवी दिखाई और पैसा हमें साल महीने के आखिर में मिल रहा है। और कोरोना हो गया फिर तो 2 साल बाद मिला, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सो कौन सा वाला बेटा? नहीं 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 ना ना, सुनो, गुड्स का मतलब सिर्फ गुड्स नहीं होता, सर्विसेज भी होती हैं। भाई मान लो आप आपकी सिक्योरिटी सर्विस की एजेंसी है, आप सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करते हो, आप तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ी होगा आपने 15 सिक्योरिटी गार्ड बेच दिए अस्मित को, सर्विसेज सर्विसेज हुई ना। वही तो मैं बोल रहा हूं तुमसे, एक बात समझिएगा, अगर आपने क्या करा कि एक ऑर्डिनरी मनी लेंडर, मतलब एक ऑर्डिनरी घर वाला, जैसे मान लो मेरा एक घर यहाँ पर है और एक घर सेक्टर 70 में है, मैंने उसको किराए पे दे दिया, तो डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन आप क्या है आपके पास पीजी है, पीजी क्या है आपके? पीजी है, आपके 50 कमरे हैं, वो किराए पे चल रहे होते हैं, वहां डेटर क्रेडिटर वाली सिचुएशन आ जाएगी ना। नहीं, फर्क पड़ता है ना बेटा, फर्क ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट का। इंडिविजुअल आदमी जो है ना, उसकी जो मेजर इनकम, जैसे मान लो मैं सैलरीड पर्सन, मेरी जो मेजर इनकम है वो क्या है? सैलरी की है। मेरी कोर एक्टिविटी किराए पे घर चढ़ाना है क्या? मेरी कोर एक्टिविटी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ उससे तनख्वाह लेना। लेकिन पीजी वाले बंदे की कोर एक्टिविटी क्या है अगर देखा जाए तो? अभी तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसका भी मैं जवाब दूंगा। पीजी वाले की कोर एक्टिविटी क्या है? घर किराए पे देना, बस। अब तुम बोलो कि सर ये सब भी सोचता है कि पीजी वाले का एक बिजनेस चल रहा है गारमेंट का, एक जगह पीजी किराए पे दे रहा हो, एक उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम भी चल रहा हो। तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि हम लेके चलते हैं कि हमारी मेन एक्टिविटी कौन सी है और फिर हमारी बाकी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। तो वो क्या होते हैं, इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं। एक से इनकम फ्रॉम सैलरीज, बिजनेस प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, एग्रीकल्चरल, इस तरह से चीजें चलती हैं। और इंसिडेंटल इनकम यानी लॉटरी वॉटरी के जो पैसे होते हैं, टैक्स सभी पे लगता है। तो अब आप जो है ना, फिर क्या होता है कि जैसे मैं इनकम टैक्स वाला हूँ, तो हमें एक फॉर्म, सरल फॉर्म भरना पड़ता है, जिनके हाँ फॉर्म 16 अलग चीज होती है। तो अगर आप क्या है, आपके 3-4 बिजनेस है, तो आपको मेरे वाला फॉर्म नहीं भरना पड़ा, आपको अलग तरह का फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो अकाउंटिंग फिर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, ठीक। हम जो आपको सिखा रहे हैं अकाउंटिंग, वो ऐसे बंदे की सिखा रहे हैं जो एक बिजनेस चलाता है, समझना, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे, हम आपको ऐसे बंदे की अकाउंटिंग सिखाएंगे जिसके पार्टनर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। और 12th में हम आपको बिजनेस सिखाएंगे ऐसे का जो कंपनी होती है, ठीक है। लेकिन एक बात और समझ लेना, मान लो आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की, और आप मिनरल वाटर बनाने लग जाओगे, ठीक है, आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप इलीगल घोषित हो जाओगे। जानते हैं, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर मेंशन करा जाता है कि हम कौन सा काम करेंगे, और उस काम के अगेंस्ट अगर आपने कोई काम कर दिया तो यू विल नॉट बी अलाउड, इट विल बी कंसिडर्ड लीगल। यहां तक कि आप पार्टनरशिप बनाते हैं ना, अगर आपने बोला कि हमारा पार्टनरशिप है, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है जी, और पार्टनरशिप उसके बाद रजिस्टर ऑफ फर्म्स पे रजिस्टर करा दिया, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग की जगह आप मिनरल वाटर सप्लाई करना कर दिया, गारमेंट का बिजनेस कर, वो इलीगल माना जाएगा। बोलिए। जैसे मेरा सर जैसे वाटर का बिजनेस, हाँ ठीक है। अब वाटर में से एक सॉल्ट निकलता है जो मैं अपने सीमेंट के बिजनेस को देना है, तो सर उस केस में क्या होगा? हाँ उस केस में क्या होगा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी यही तो करती हैं, यही तो करती हैं, और क्या करती हैं? टाटा केमिकल है, टाटा का मोटर्स है, टाटा का स्टील है, स्टील बनाने के लिए टाटा मोटर जो स्टील टाटा स्टील से मंगवा लेती है। तो बेटा वो तो क्या होता है कि हमारी जो सब्सिडरी कंपनीज होती है उनके बीच की ट्रांजेक्शन चलती हैं। लेकिन आप देखेंगे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के कंसोलिडेटेड अकाउंट अलग बनते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर उसकी सब्सिडरी के अकाउंट क्या होते हैं, अलग अलग सब्सिडरी के अकाउंट में, तो कंसोलिडेटेड अकाउंट में होते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग में जाएंगे तो बहुत वास्ट हो जाता है। एनीवे इन नटशेल योर क्वेश्चन का आंसर ये था कि अगर आपका बिजनेस कंप्यूटर पार्ट्स का है या कंप्यूटर एसेसरीज का, कंप्यूटर का है, और आपने 2-3 दुकानें किराए पे दे दी, तो वो आपके लिए कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं, वो आपके लिए इंसिडेंटल इनकम कहलाएंगी। उसमें आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो मतलब रेगुलर नहीं है ना बेटा। वो रेगुलर मतलब कोर नहीं है, रेगुलर तो है लेकिन कोर कोर नहीं है। कोर कोर मतलब जो आपका प्रॉपर एक एक्टिविटी है जिसको कि आप अपनी मेन एक्टिविटी मान के चलते हैं। देखो अगर मैं, समझना मेरी बात को, गारमेंट को बेचता हूं, वो मेरा बिजनेस है, उसे मैं सेल्स बोलूंगा। सेल्स गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, ठीक है।
या मान लो आपकी एयरलाइंस है, तो एयरलाइंस में क्या होगा, रेवेन्यू कहते हैं उसको, ठीक है। रेवेन्यू तो है, आपका टिकट बिक रहे हैं, आपका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है जी। किंगफिशर एयरलाइंस जो थी, क्या थी वो, एयरलाइंस थी। और किंगफिशर का सोडा भी बनता था, किंगफिशर की बियर भी बनती थी। तो बियर वाला जो काम था उसका रेवेन्यू अलग था, बियर और मतलब बेवरेजेस का काम अलग था, और एयरलाइंस का हिसाब किताब अलग था। दोनों एक ही ग्रुप की, विजय माल्या की कंपनी थी दोनों की दोनों, ठीक है। तो किंगफिशर बियर के लिए क्रेडिटर डेटर सब अलग होंगे, और यहाँ एयरलाइंस के लिए बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों के दोनों अलग होंगे, ठीक है। मेरा बिजनेस है गारमेंट का, और मैं किराए पे घर चढ़ाता हूँ, तो मेरे गारमेंट के बिजनेस के लिए डेटर क्रेडिटर तो गारमेंट वाले ही कहलाएंगे ना। जो मैंने घर किराए पे दिया है वो थोड़ी मेरा डेटर क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग अलग करता हूँ, तो बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, कि जो तुमसे घर किराए पे रहते हैं और पैसा वापस नहीं करते हैं, वो तुम उसको क्रेडिटर बोल सकते हो अपना, क्योंकि सर्विसेज तुम ऑफर कर रहे हो। बोलो। सर इसमें स्टॉक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो वो क्रेडिटर्स होते हैं, ना 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 ना, वो तो ओनर होते हैं ना बेटा। हाँ, किसमें बेटा? नहीं नहीं, अभी अभी ना जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लायबिलिटीज दो तरह की होती है, नॉन करंट, करंट लायबिलिटीज होती है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर हमारा पोल्यूट हो जाएगा, हम अपना डिवेट हो जाएंगे। अभी हमारा मतलब कहाँ तक थे, हम पहुंचे थे, तो इनमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, वो जनरल प्रॉपर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग हो गई पूरी अब आपकी, ठीक है, रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं इधर, मैं बोलूं अगर पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग, इसी में ज्यादा टाइम लगता है, तीसरा स्टेप आ जाते हैं हम लोग। क्या होता है जी तीसरा स्टेप? क्लासिफाइंग। क्या करते हैं तीसरे स्टेप में हम लोग? क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइंग 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 होता है ये, ठीक है। क्लासिफाइंग किसमें करते हैं हम लोग? लेजर। क्या अकाउंट बोलते हैं उसको हम लोग? लेजर अकाउंट। इसमें क्या होता है? LEDGER, लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, पढ़ेंगे इसको हम आराम से, जिसमें से डी साइलेंट होता है, लेजर अकाउंट बोलते हैं। याद करो हमने पहले एग्जांपल में बताया था ना, शर्मा जी का कार्ड, वर्मा जी का कार्ड, मल्होत्रा जी का कार्ड, ये सब क्या थे? हमारे लेजर अकाउंट्स ही थे, ठीक है। आपका किसी बैंक में अकाउंट है, तो जो आपका अकाउंट है बैंक के लिए वो एक लेजर है, कहते हैं लेजर बुक, वो है ये। इसमें हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। अब हमें करना होता है क्या? समराइजेशन। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या आता है? पढ़ा था ना डेफिनेशन में, हम क्या करते हैं? समराइजेशन करते हैं, तीसरा पार्ट, सॉरी चौथा पार्ट, चौथा स्टेप जो होगा हमारे पास क्या होगा? वो समराइजिंग। समराइजिंग कैसे करेंगे समराइजिंग? इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं आगे चल के। सबसे पहला पार्ट, जब हम समराइज कर रहे हैं इसको, समराइजेशन जो होता है, बोला था ना मैंने कि भी मिस्टर मल्होत्रा के सारे महीने का हिसाब किताब बना लिया, वर्मा जी का सारे महीने का हिसाब किताब बना लिया। समराइजेशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बोलते हैं उसको। अब ये वो टर्म्स हैं जिन्हें हमें पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसलिए मैं सिर्फ लिखना है इसको, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस के अलावा फिर हमारे पास क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। बी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं बेटा, स्टेटमेंट अलग चीज होती है, अकाउंट बोलते हैं अभी तो, क्योंकि स्टेटमेंट शब्द हम यूज करेंगे कंपनी के केस में। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम यूज करते हैं अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक और चीज हम बोलते हैं सी, जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। कई बार सुना होगा ना आप लोगों ने, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। ये समराइजेशन होता है। अल्टीमेट समरी जो होती है वो होती है बैलेंस शीट। जब आप किसी, मान लो आपकी फर्म है और आपको बैंक से लोन लेना होता है, तो बैंक पता है क्या बोलता है आपके? भैया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बैलेंस शीट रख दो, पिछले 5 साल की, 10 साल की मंगवा लेते हैं, 10 साल की बैलेंस शीट मंगवा लेते हैं, 10 साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है अगर वो, तो पिछले 5 साल 10 साल के इनके स्टेटमेंट ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट रखो, एनालाइज करो, और हो जाता है। कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना आप 12th में सीखेंगे, इसे कहते हैं समराइजेशन। वो जो हमने भैंसों के तबेले वाला समराइजेशन देखा था ना बेटा, वो तो मजाक था सिर्फ, है ना, वो तो सिर्फ कहानी की शुरुआत करने के लिए था। स्ट्रक्चर्ड तरीके से अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो ऐसे होता है। समराइज हो गया जी, अब क्या करूंगा मैं बताइए? अब क्या करूंगा? समराइज हो गया, बैलेंस शीट भी बन गई मेरी, क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा उसको? अब मैं उसे एनालाइज करूंगा, बोला ना,
एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर, एक अच्छा सीईओ क्या करता है, अपनी सारी की सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप नंबर 5, क्या बोलेंगे इसको, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और जब ये एनालाइज कर लिया हमने, इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो किसको देंगे भाई ये इंफॉर्मेशन हम। और सुनो, ये जो बन जाती है ना चीज, इसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रायल बैलेंस को तो नहीं बोलते हैं, खैर ट्रायल बैलेंस तो क्या होता है, बेसिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके बेस पर हम इन चीजों को बनाते हैं। अभी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे ना, अगले थोड़ा सा बाद में 1-2 दिन में पढ़ेंगे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। और साथ साथ जब हम किसी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लगा हुआ होता है। एक और स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो। जानते हैं कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, आपकी फर्म में कितना कैश आया, कितना कैश गया। और सबसे जरूरी चीज यही तो होती है, किसी भी छोटे दुकानदार को उठा के देख लो, उसकी दुकान में कितना स्टॉक, उसको उसका नहीं पता होगा उसको, लेकिन कितना कैश है और कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो जरूर हिसाब रखता है। हर दुकानदार छोटे से छोटा एक कैश बुक जैसी चीज जरूर बनाता है। वो ये सब नहीं बनाएगा, वो सिर्फ कैश बुक बनाएगा और एक नोटबुक और बनाएगा, किससे वसूलना और किसको देना है, बस इतना काम करता है। तो हम छोटे मोटे अकाउंटेंट को, दुकानदार को बोलेंगे तू इतनी सारी चीजें बनाएगा, बिल्कुल नहीं बन, दे विल नेवर प्रिपेयर। उनके बजट के बाहर है भाई, और ना उन्हें आता है सब करना। वो सिर्फ जानते हैं कि पैसा किससे लेना, किसको देना और अभी कितना पड़ा है, ये सब जानते हैं। ठीक है जी। तो एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गया। उसके बाद ये जो एनालाइज करी हुई रिपोर्ट है, इंटरप्रिटेशन करी हुई रिपोर्ट है, जिसमें आपने कमेंट दिए हैं, सजेशंस दिए हैं इंप्रूवमेंट के लिए और अपनी चीजों को सुधारने के लिए, किसको भेजते हैं, वो किसको भेजेंगे, ये नंबर 6। ठीक है, किसको, कम्युनिकेटिंग 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 किसको, टू यूजर्स को, जिनको जरूरत है, जो इसे यूज करना चाहते हैं। कौन कौन यूज करेगा भाई आपकी इंफॉर्मेशन को, कोई बताए जरा मुझे। नंबर 6, हु कैन यूज योर इंफॉर्मेशन, बोल। बैंक सर। हाँ, ओनर्स हो गया, स्टॉक होल्डर हो गया, बैंक हो गया, कस्टमर हो गया, है ना, आपके डेटर, आपके क्रेडिटर, सरकार टैक्स वसूली करनी होती है, पढ़ेंगे आगे चल के। तो यूजर्स कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद ये साइकिल यहाँ खत्म हो जाता है। अगले साल फिर नई कहानी, क्या, फिर से आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या, फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, फिर से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल। आपको लगता है कि अकाउंटिंग खत्म हर साल, इट इज एंडलेस। Till your organization alive, your transactions will also alive. It will also continue. तो यहाँ खत्म थोड़ी होती है कहानी, चलते रहते हैं आगे। तो ये क्या है, आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस है, which starts from where, identification of financial event and transactions, then recording एक प्रिंसिपल बुक जिसे बोलते हैं क्या, कैश बुक। और फिर सीक्वेंस देखिए, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक और बीपी बुक, और जिसका कोई नहीं, क्या, जनरल प्रॉपर। सबका सहारा ये बनती है जनरल। रिकॉर्डिंग हो गया, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके अंदर करते हैं, लेजर बुक्स के अंदर करते हैं। लेजर पोस्टिंग होती है, वो होता है, लेजर अकाउंट्स बनते हैं। और उसके बाद क्या बनती है हमारी, समरी पहले बनती है ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनती है बैलेंस शीट, और एक साथ साथ कैश फ्लो भी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। लेकिन जरूर, पर मैंने बोला ना, हम तो अकाउंटिंग किसकी पढ़ रहे हैं, एक छोटे बिजनेसमैन की, उससे यही बन जाए बहुत है। कहाँ का कैश फ्लो, जरा पूछना किसी अपने घर के पास वाले ब्रेड बटर बेचने वाले बंदे के पास, भाई कैश फ्लो बनाते हो आप, मैडम क्या, ऐसे बोलेगा वो। नो, दे आर नॉट अवेयर। कौन बनाता, कोई रोक नहीं लगी है, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर, देयर इज नो नीड। कहते सर हम बनाते हैं कैश बुक, वो चाहिए तो देख लो, बोलो। जब जैसे गवर्नमेंट को जब टैक्स देते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी होती है कैश बुक या कैश। हाँ देखो भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, आप जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया और सेफ प्रोफेशन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। मंत्री को भी सीए चाहिए, आईएएस को भी सीए चाहिए, ठीक है। और कुछ भी बोलो, छोटे दुकानदार, बड़ा दुकानदार, हर बंदे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि इनको जो स्टैंप होते हैं ना, स्टैंप, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, नौकरी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है, उसकी स्टैंप की जो है वैलिडिटी जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करके दे रखी है, कि जिस डॉक्यूमेंट में आपने ठप्पा मार दिया वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये वैलिडिटी होती है उनके स्टैंप की। ठीक है जी। तो आपने बोला क्या, कि आप छोटे मोटे दुकानदार हो, आप बिजनेस वाले हो, आपने अपने अकाउंट को ऑडिट करने का ठेका दे दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को, वो उसको ऑडिट करेंगे, उसको रिफर्बिश करेंगे, ठीक करेंगे, बनाएंगे, अच्छा करेंगे, और उसको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड तरीके में जैसे सरकार को चाहिए वैसा बना देंगे।
और आपके रिटर्न भर देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे, खत्म। तो जब आपके अकाउंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाई करके अपनी स्टैंप लगा देता है तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब आप सोचिए, आपने देखा होगा ना कि आप कभी आपने देखा कि पेरेंट्स रेंट, या जैसे आप में से कोई रेंट पे रहता है या रेंट पे किसी को घर दे रखा है, दे रखा होगा ना, तो उससे रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है कि नोटरी की स्टैंप लगती है ना, स्टैंप नोटरी की, नोटरी की स्टैंप नहीं लगेगी तो वो क्या, एग्रीमेंट बेकार है, वो वैल्यू नहीं है उसकी। स्टैम्प पेपर क्या खाली कागज है, कोई भी छाप ले उसको, कोई भी तो नहीं छाप सकता, लेकिन उसको कुछ भी लिखवा लो तुम। लेकिन जब तक उसे नोटराइज नहीं करते, अटेस्ट नहीं करते, वो लिखते ना अटेस्टेड, नोटरी साइन करवाता है, आपकी भी उसकी भी सबके साइन कराने के बाद वो डॉक्यूमेंट बनता है। ये वैल्यू किसकी होती है? यही स्टैम्प की वैल्यू किसी चार्टर अकाउंटेंट की होती है। ये वैल्यू कंपनी सेक्रेटरी के पास नहीं है, ये पावर कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास नहीं है। इवन ये पावर्स एडवोकेट्स के पास भी नहीं होती है। वो जो एडवोकेट होते हैं कुछ एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके पास करने के बाद उनको अटेस्टेशन का, नोटरी का लाइसेंस मिलता है। आपने देखा होगा कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा, जब तक वो नोटराइज नहीं होगा, अटेस्ट नहीं होगा, तब तक उसको कोर्ट मानता ही नहीं है, उसको कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मानता। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अटेस्ट करके जो दे रखा, प्रैक्टिस अपने लाइसेंस के साथ, अपने सिग्नेचर के साथ, उसको कोर्ट मानता है। ये वैलिडिटी उसको अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है नोटरी पब्लिक के पास जाके आपको। तो आपके पास अगर आपका बिजनेस चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, आपके स्ट्रक्चर्ड अकाउंट नहीं है, तो आप किसी सीए को हायर कर लीजिए, वो आपके अकाउंट को स्ट्रक्चर्ड बना देगा, उसको अटेस्ट कर देगा, यूज करिए उसे जैसे यूज करना है आपको, इट विल गो इन दैट वे। अकाउंटिंग की प्रोसेस सीखी, कुछ रटने की जरूरत नहीं थी, सब्सिडरी बुक्स देख ली, नाम ध्यान रहेंगे, परचेज है परचेज रिटर्न है, सेल्स है सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न को आउटवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि खरीदा हुआ सामान आउट होता है, बाहर जाता है। सेल्स रिटर्न को इनवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेचा हुआ सामान वापिस आता है। ठीक है, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या है? गुड्स रीसेल के लिए होती है, एसेट्स नॉट फॉर रीसेल्स। गुड्स लंबे समय तक बिजनेस में रखी जाती है, नहीं, गुड्स कम समय के लिए रखी जाती है, आपका पर्पस उससे क्या होता है? रीसेल करना होता है एट अ प्रॉफिट और एट अ लॉस। एसेट्स लंबे समय तक रखी जाती हैं और उसका पर्पस होता है आपके प्रोडक्शन को बढ़ाना, आपकी सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाना। बोलिए बेटा क्या कह रहे थे? अरे यार मच्छर बार बार इसको ऐसे से करवाता है और मुझे लगता है कि ही इज आस्किंग सम डाउट। तो बताइए, निमिषा कैरवी, या एनी डाउट टू एनीबॉडी? बोलिए जो ऑनलाइन में बैठे हैं, अनिकेत, बशर, कैरवी, No, sir. कनिष्का, निमिषा, बोलिए। No, sir. ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या चीजें देखी हैं आपके पास। अब ये जो जो दो चीजें ना, ये वाली बुक्स, ये वाली बुक्स और ये वाली बुक्स, दे आर नॉट इन योर सिलेबस। पहले हुआ करती थी, आज से करीब 10-12 साल पहले इनके बारे में, इनके ऊपर एक अलग से चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स का। कैश बुक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, सब्सिडरी बुक्स अपने आप में एक अलग चैप्टर है। देखो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट बनी हुई है। देखो जरा, पॉइंट चैप्टर नंबर 8 जो है वो जनरल है, फिर लेजर है, फिर कैश बुक है, फिर अदर बुक्स हैं, दिख रहा है? चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 इंडेक्स में देख लो बेटा, इंडेक्स, हाँ यहीं पर कंटेंट्स के अंदर दिख रहा है। ये वाला पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस पार्ट यहाँ कंटेंट में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। 8 जर्नल, फिर लेजर, फिर कैश बुक, फिर अदर बुक्स, ये वाला। तो ये सब वही तो है, इन्हीं की बात करें। अपने आप में फुल फ्लेज चैप्टर है आपका। और एक मेरी और थी, जैसे मान लो निमिषा इज न्यू टुडे, और बाकी मेरे ख्याल से आप भी पहले से ही कर, अगर आपके सिलेबस में कोई चीज आ रही हो जो कि मैं तो रूटीन से कराऊंगा, मैं बिल्कुल इसी सीक्वेंस में कराऊंगा, क्योंकि बुकनेट सीक्वेंस यही दे रखा, सीबीएसई का भी सीक्वेंस यही है। पर कई बार क्या होता है कि टीचर एक चैप्टर से दूसरे तीसरे चैप्टर पे जंप कर जाते हैं, तो यू हैव टू टेल मी इन एडवांस, ताकि मैं अलग से बैठाकर आपको वो चैप्टर करा दूं, सो दैट यू आर एट पार विद योर स्कूल्स, उसके दाएं बाएं बाहर न जाएं आप। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखा। अगली वाली क्लास में मैं क्या करूंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से, यूजर्स में भी मैं जो शुरू में करा रहा हूँ, दैट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो 6th 7th 8th में हुआ करता था। अब एग्जाम पे ये नहीं पूछेंगे आपसे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, नहीं। बोलिए, डेप्रिसिएशन कौन सी बुक में आएगा? तीसरा का मेरा डेप्रिसिएशन इसमें जाता है जनरल प्रॉपर में, जनरल प्रॉपर। क्योंकि ना तो परचेज है, ना सेल्स है, ना परचेज रिटर्न, ना बीआर, ना बीपी, सर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सब जनरल प्रॉपर में, ना कैश बुक में जाता। भाई मेरी एसेट्स की वैल्यू 5 लाख थी, सपोज मैंने एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, 1000 स्क्वायर मीटर का, वो मैंने खरीदा मान लो 80 लाख का।
और आपने देखा होगा 10-5-6 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है, अब वो हो गया 1.5 करोड़ का, उसकी तो वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। कहाँ हुआ पता? कैश क्या मेरे घर में कैश बरसने लग गया 50 करोड़ 50 लाख का? नहीं बरसा ना। क्या मेरा परचेज हुआ, मेरा रिटर्न हुआ, मेरा सेल्स में कुछ नहीं हुआ ना। कौन? जनरल प्रॉपर। देयर आर इन्यूमरस एग्जांपल्स, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर को वहां देखेंगे डिटेल में उसको, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उस समय पर पता क्या होता है, स्कूल में गाड़ी तेज भाग रही होती है, सब जगह भाग रही होती है। अभी आप देखेंगे जैसे ही स्कूल खुलेगा ना आपका, और क्या स्पीड से भागना शुरू करेंगे लोग। कब इक्वेशन तुम्हारे स्कूल में तो हो गया होगा शुरू, हाँ करा दिए। और आप देख रहे हैं एक एक चैप्टर को समझने के लिए अगर हम बुद्धि में ढंग से डालें किसी बच्चे की, तो समय लगता है ना समझाने में उसको। तो दैट इज वाई शुरू के 3 चैप्टर को तो मैं बिल्कुल आराम आराम से लेके चलूंगा, और वो बेस बन जाता है फिर हमारा सॉलिड। देखो भाई ये कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बेस बन जाता है। एंड वंस वी हैव अ सॉलिड बेस, फिर आप देखना जनरल क्या लेजर क्या सब ऐसे चुटकियों में निकलती है। क्योंकि बार बार मैं आपको रेफर करूंगा, बेटा चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, चैप्टर 3 में पढ़ा था ना। इट इज प्योरली बेस्ड, थ्योरी इज जस्ट अ बेस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उसे हम इग्नोर करते हैं। अब आप क्यों इग्नोर करोगी? क्योंकि आपके स्कूल में जल्दी से पढ़ा दिया था बस। और कुछ स्कूल में पढ़ाते भी नहीं है, वो क्या करेंगे, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाएंगे और सीधा प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। And it will happen, they will move very fast. लेकिन we are not here to, कोई बात नहीं यार, we are not here to criticize what is happening in school, we are here to enrich ourselves। और हमें अपने स्कूल क्लास बोर्ड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहना है, और अगर आप ऊपर रहेंगे देन यू विल एक्सेल, सिंपल। ठीक है, सो बोलना कुछ? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, और जब अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं क्लास एक्सटेंड भी करूंगा, लेकिन अभी आई डोंट वांट टू बर्डन यू और प्रेशराइज यू, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो अभी लोग। वही तो, ये कहते हैं अच्छा बच्चा लग रहा हूँ मैं, ठीक है चलिए। इसकी रिकॉर्डिंग देखा होगा शायद, मैं भेज देता हूँ आपको, है ना। वो दैट्स ऑल फॉर टुडे।